दोस्तों, अगर मैंडोलिन जैसे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को कर्नाटक म्यूजिक में ढालकर चाइल्ड प्रोडिजी यू श्रीनिवास मोज़ार्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बुलाए जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान साहब मीरा के भजनों को पाकिस्तान में लोकप्रिय बना सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक दिग्गज म्यूजिक कंपोजर बीथोवन अपनी सुनने की शक्ति खोने के बावजूद सिम्फनी नंबर 9 बना सकते हैं तो वाकई में कुछ भी हो सकता है। इंसान चाहे इस दुनिया के कितने हिस्से क्यों ना कर दे, लेकिन संगीत के 7 सुरों के बंधन से वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक नगीना है जिनकी प्रतिभा की कोई तुलना नहीं है। उनकी गायकी इतनी प्रभावशाली है कि इंसान के 5 सेंसेस को एक रूहानी एहसास दे दे। संगीत की दुनिया के एक अनमोल रत्न, द टैलेंटेड सोनू निगम। गुड लक, गुड फॉर्च्यून। आपका नाम सोनू जो है वो आपका निकनेम है या आपका नाम कुछ पहले और था और फिर बाद में? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं मेरे पापा मम्मी को बोलता था कि आप लोगों ने मेरे नाम में थोड़ा सा एफर्ट क्यों नहीं किया। लोगों के नाम कैसे होते बड़े बड़े, आर्य प्रताप, फलाना ठिकाना, ये वो। मेरे ग्रैंडफादर नाम दया प्रसाद निगम, पापा का आगम कुमार निगम, मेरा सोनू निगम ऐसे किसी कर दिया, आपने छोड़ दिया। तो पापा ने कहा कि बेटा जिस जमाने में तू दादा बनेगा ना तब सारे बंटी चंकी तू ऐसी उम्र में दादे, तू वरी मत कर, सोनू ही ठीक है। अच्छा। फरीदाबाद में आप पैदा हुए थे? जी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में? जी हाँ, हमारी पूरा मतलब मुंबई आने से पहले तक तो हम लोग ने बहुत अच्छा मॉडेस्ट जिंदगी जी है। कौन कौन थे आपके परिवार में? मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी एक बहन मुझसे 1 साल छोटी है, एक 11.5 साल छोटी है। अच्छा। तो हम 5। और क्या करते थे आपके फादर? एक्चुअली हम लोग कायस्थ परिवार के हैं। जी जी। सब पढ़ाई लिखाई वाली फैमिली। और पापा वाज द फर्स्ट वन टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू म्यूजिक। और कहाँ फरीदाबाद और कहाँ उस समय बॉम्बे था। जी। पापा का केस ऐसा कि पापा 15.5 की एज में घर से भाग गए थे, क्योंकि इतना अंदर उन्माद इतना था कि कुछ करना है करना है करना है, मैं वरना घुट घुट के मर जाऊंगा, ऐसा था। तो वो जिद्दोजहद, वो भूखमरी, रास्ते में सोना, ट्रेन स्टेशन में सोना, भूखे, दिन में एक बार खाना खाना, मेरे पापा की स्ट्रगल ये रही है। फिर वहीं मम्मी से मुलाकात हुई। मम्मी बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप थी। मम्मी भी गाती थी स्टेज में। तो दोनों का लव मैरिज, एलोप्ड मैरिज एक्चुअली। एलोप, इनफैक्ट वो और रेबल ऐड हुआ उसका। एंड उनको एक और रेबल मिल गई, मेरी मम्मी की भी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्ट थी, गढ़वाली लोग थे बेचारे। उस जमाने में कहाँ ऐसा होता था। वहाँ तो एक बार बेटी ने शादी की तो बाकी बेटियों की शादी रुक जाएगी, तुम्हारी बड़ी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज की है। तो ये सब होता था। बोलना बड़ा आसान है, बट जो गुजरते वो जानता है। करेक्ट। एक्चुअली मेरी स्ट्रगल जब लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ ये मेरी स्ट्रगल नहीं है, ये मेरे पापा की स्टार्ट की हुई रिले रेस है। और आखिरी बेटन लेके मैं पहुंचा। तो क्रेडिट मुझे मिल गया। तो ये कहानी थी। फिर ये लोग फरीदाबाद आके, वहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद में ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहाँ पे स्टेज शोज होने शुरू हुए थे काफ़ी सारे। और उस समय आप जानते हैं कि इवेंट्स नहीं थे, छोटे बड़े शो होते थे। उसी में आदमी बड़ा होता था कि अरे वाह ये गाता है आदमी, बहुत अच्छा गाता है। और पापा रफ़ी साहब से लेकर मुकेश जी से लेकर चंचल जी से लेकर कव्वालियों से लेकर किशोर कुमार, सब जॉनर्स पकड़े हुए थे और बहुत ही पैशनेट सिंगर हैं। किस किस्म के फंक्शंस में गाते थे? शादियों के होते थे या मेले होते होंगे। मैंने भी कितने किए, मुझे भी गाते हुए 38 ईयर्स हो जाएंगे सर। मैंने सुना 4 साल की उम्र में आपको इन्होंने स्टेज पे भेज दिया। नहीं, मैं आया, आप चले गए। ये तो डांट रहे थे मुझे ऊपर से, क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, अपनी मेरी मम्मी को बोल रहा। और आपने जो एक गाना गाया जिसकी आपको 2 लाइनें याद थी और आप गाते ही चले गए। तो वो लूप पे अटक गया था मैं, बिकॉज इतना छोटा था मैं। वो जो हालात थे वो क्या थे? क्योंकि मैं हमेशा जिंदगी को विजुअल्स में देखता हूँ। तो बिल्कुल, आई एम श्योर दिल्ली में आप जब जा रहे होते होंगे, आप कैसे ऑटो से जाते थे या बस से जाते थे फंक्शन पे? स्कूटर पे जाते थे? अच्छा। पापा चलाते थे 2 व्हीलर। हाँ। और मम्मी पीछे बैठती थी और मैं उनके आगे खड़ा होता था। और मुझे राइडिंग का बहुत शौक था। हाँ। तो कभी कभी पापा मुझे खाली रास्ते में देते थे कि चल एक्सीलेटर चला ले, ऐसे लेफ्ट राइट। तो वो बड़े अच्छे दिन थे। और
हमारा सौभाग्य ये था कि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छा माहौल दिया था छुट। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम लोग खुद अपने माँ बाप के लिए कंसर्न थे। हमने कभी उनसे ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये साइकिल चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे आज के बच्चे करते हैं। ये तब भी करते थे हमारे दोस्त लोग, चाहिए। हमें पता था कि हमारे माँ बाप हमको बहुत प्यार करते हैं और खुददार लोग हैं, चीटिंग नहीं करने वाले, किसी से उधार नहीं मांगेंगे। कैसे लाएंगे वो? कमा तो मैं भी रहा उनके साथ में। तो हमारा आपस में एक बड़ा अच्छा छोटा सा यूनिट था। मैं अभी भी अपने आप को एक बहुत क्लोज यूनिट समझता हूँ मेरे पापा से, मेरी दोनों बहनों से। मेरी शादी हो चुकी है पर ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, ये मेरा अलग है, मेरे माँ बाप। मेरे दादा बोलते थे कि जब पैसा बहुत कम हो ना तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। बहुत, क्या पता। तो आप अपने फादर को देखते थे, उनके चेहरे पर आपको परेशानी झलकती थी या जुनून झलकता था या मासूमियत झलकती थी या तकलीफ झलकती थी? एक अनबुझी प्यास थी पापा और मम्मी दोनों के अंदर में। कुछ करना है जिंदगी में, ऐसे नहीं रहना यहाँ पे। हम दिल्ली में स्टेज पे गा रहे हैं, नॉट दैट वी फेल्ट सुपीरियर, लेकिन वी कुड नॉट बी सेशिएटेड बाय व्हाट वाज ऑलरेडी देयर इन द प्लेटर। हमको उससे ऊपर चाहिए था और वो चीज़ मेरे अंदर भी थी पापा मम्मी के साथ में। जब हम मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं 17 साल का ख़त्म होकर 18 पे बस अभी आया था। 12th पास की थी मैंने, नया जवान हुआ हूँ और मतलब कभी किसी से अफेयर नहीं किया। स्कूल में शर्माता था, पढ़ाई में तेज़ था तो इज़्ज़त का बहुत ख्याल था कि किसी को ऑफर नहीं कर सकते, ना कह दे तो क्या होगा। तो पापा ने मुझे, हम जब सड़कों में घूमते थे, ये उषा खन्ना जी का घर है, ये अनु मलिक का घर है, यहाँ पे लक्ष्मी का प्याला रहता है, यहाँ ये रहते हैं हमारे, तो मुझे, हम जब सड़कों में घूमते थे, बसों को वेट करते थे, तो पापा मेरे कान में डालते रहते थे चीज़ें। तो एक बात उन्होंने मुझे कही थी जो मैं सबको कहता भी हूँ, या तो अभी मस्ती कर ले और बाद में धक्के खाना, या अभी धक्के खा ले बाद में ऐश करना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कभी कभी कोई बात दिल में रह जाती ना, बहुत अच्छी। तो मुझे लगा कि पापा ने बात क्या बोली है बात को, तो आई विल वर्क हार्ड नाउ। मैंने पूरी जवानी सिर्फ और सिर्फ काम किया है और सिर्फ रियाज किया है, इतनी जिंदगी बताई मैंने। आपने एक बात और भी अच्छी बोली थी, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि भूखे बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, मैंने कहा था भूखे बच्चे करते हैं मेहनत। मैंने अपने बेटे के लिए ये बात सोची थी, क्योंकि क्या है कि बहुत फ़र्क है मेरे बचपन में और उसके बचपन में। करेक्ट। इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसको एक एवरेज ज़िंदगी दिखानी पड़ेगी एक समय पर, क्योंकि जिन बच्चों को हमारे जैसे कुछ मिला नहीं होता वो लगे रहते हैं। हम टीवी हमारे पास में बहुत कम आता था उस समय, तो चलता भी नहीं 24 घंटे, तो खाली वक्त में क्या करें, रियाज करें। इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे आपके पास? टेबल पर और इस पर कुछ बोंगो और तबला बजाते थे और इंस्ट्रूमेंट्स के पैसे नहीं थे, एक हारमोनियम था सिर्फ? पापा ने एक हारमोनियम लिया था जब मैं पैदा हुआ था। हाँ। वो अभी भी है, मेरी गाड़ी में पड़ा होता है, मैं उसको उस पर रियाज करता हूँ। हाँ। उसी से मैंने कीबोर्ड सीखा, समझिए। और परकशंस का मुझे शौक बहुत था। हम शोज़ में जाते थे तो जो पापा के दोस्त वोस्त थे वो लोग, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, और मैं सब देखता था ऐसे बैठ के, जैसे भूखा बच्चा होता ना कोई, कि मुझे करना है, मुझे बजाना है। अब कॉन्गो तो घर पे था नहीं, तो कभी कभी शो से पहले पहुंच गए तो बजा रहे हैं। तो फिर मैंने ढूंढ लिया कि मेरा कॉन्गो कहाँ है। मुझे मेरे कॉन्गो मिल गए यहाँ पे। वो बॉम्बे में आने के बाद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल डिड यू गो थ्रू? स्ट्रगल चाहे बहुत लंबी ना हो, 11 साल लंबी ना हो, लेकिन इंटेंस थी। इट ऑल डिपेंड्स आप खुद कितने सेंसिटिव है ना। कुछ लोगों को थप्पड़ मार दिया तो खा लेते बेचारे, कुछ लोगों को ओए उतने में ही हर्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसा था। यहाँ पे कोई भी चौकीदार आपको डांट रहा है, क्या इधर से क्या इधर क्या करते क्या इधर रोज आ रहा है, ये चल रहा है अपना, और हम लोग बोले यार आपसे तो इज्जत से बात करें, तो क्या करेगा इधर क्या, ये टोन था सबके बात करने का। तो हम लोग ये सब क्या हो रहा है। एक और कारण था शायद कि मैं दिखने में सिंगर नहीं लगता था उनको, क्योंकि मैं छोटा बहुत था। मैं दिखने में एक्टर नहीं लगता था। मेरे साथ ये परेशानी थी। मुझे लोग बोलते थे अरे यार बाल तेरे हैं नहीं, पतला सा है, तू यहाँ एक्टर बनने आया है।
ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था। लगा कॉलेज से लड़का आया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको भगा दो उसको। Until someone heard my voice. डेमो सुन के वो बोलते कि ये शक्ल और ये आवाज़ तो मैच नहीं करी यार आपस में, ये कहाँ से, ये इसके लंबे लंबे बाल, इतना सा मुंह, टिश्यू पेपर मुझे बोलती थी कुछ लड़कियां जहाँ बिल्डिंग में रहता रहा, बस सो थिन। आज के लड़के लड़कियां जो आते हैं वो बड़े फुल एटीट्यूड में आते हैं, फुल मतलब कि हाय सर कैन आई डू दिस, सर ये वो ऐसे, क्योंकि साधन बहुत हैं। Correct. काम नहीं मिलेगा तो इवेंट्स कर लेंगे, एक शो करेंगे 25,000 रुपये मिल जाए कम से कम। करेक्ट। हमको काम ही नहीं था उस समय, क्या करेंगे। फिर पापा ने एक और बड़ी समझदारी की बात की थी। वाह, मेरे पापा की बातें हो जा रही हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू दिल्ली में इतने शोज कर चुका है, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। मैंने बोला पापा तो आमदनी कैसे आएगी? नहीं, हम दिल्ली जाके शो करेंगे, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब इसका रीज़न सुनिए ज़रा। तू दिखने में अच्छा है, तू जवान है, तू यहाँ पे स्टेज शो करेगा, किसी डांसर से तेरा अफेयर हो जाएगा, किसी सिंगर से तेरा अफेयर हो जाएगा, तेरे दोस्त यार बन जाएंगे, कोई तेरे को पीना सिखा देगा, कोई तेरे को पार्टी करना सिखा देगा, तेरा ध्यान जाएगा यहाँ से। तू सिर्फ यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, बस स्टॉप में खड़ा होगा, स्कूटर में जाएगा, अनु मलिक के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा, टी सीरीज के ऑफिस के बाहर जाएगा, तू ये करेगा, शो हम दिल्ली में करेंगे। फैंटास्टिक। सो ही एक्चुअली प्रोटेक्टेड मी। उस समय क्या बनना चाहते थे when all this was going on? मुझे पहले साइंटिस्ट बनने का शौक था, until I reached a stage where I started hating chemistry. Okay. वो फॉर्मूलाज रट्टा मारना वो मुझे बोर न लगा। मुझे बायोलॉजी पसंद थी और फिजिक्स पसंद थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सिंगर बन रहा हूँ मैं, आवाज़ खुल रही है। और इसका एक और ताल्लुक है, जब हम बच्चे होते हैं तो आवाज़ होती है मम्मी मम्मी ऐसे करो, मम्मी ये करो। Then as men grow up, मम्मी 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 ऐसे करो, मम्मी मैं ऐसे करो, मम्मी मम्मी मम्मी। म्यूजिकल उसमें क्या होता है, ऑक्टेव हाई में पतली आवाज होती है, मतलब में म्यूजिक की आवाज होती है, इसमें बेस आवाज होती है, हारमोनी में सपोज। तो फ्रॉम हियर and you're here, you don't know what to do, so you have to wait till your voice reaches here, then you can sing the song. ऐसा होता है। तो जब यहाँ से यहाँ थे तो मैं फंस गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे, तो मैं जो रफ़ी साहब गाना पहले गा सकता था वो अब नहीं गा पा रहा। अचानक एक दिन लगा कि आवाज़ खुल गई, एंड सारे कॉम्पिटिशन्स दिल्ली में एक के बाद एक जीतना शुरू किया मैंने, तो हौसला बंधा। क्या बात है। Beautiful. Who was your role model? कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। सबसे बड़े जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, और उनको मैंने लिटरली एक जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु की तरह मानता है ना, मैंने माना, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब एक सिंपल से आदमी थे जो गाना जानते थे बस। उनकी इंटरव्यू सुनेंगे आप तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। करेक्ट। इतना सिंपल आदमी, सूफी आदमी। तो बिसाइड्स हिज सिंगिंग एंड हिज प्राउस ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर एवर, जो कव्वाली गा रहे हैं, नीचे स्केल गाने गा रहे हैं, ऊंचे गाने गा रहे हैं, सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन्स वर्सेटिलिटी। तो वो मुझे पसंद थे। साक्षात एक सरस्वती का अवतार जो पूरी इंडस्ट्री मानती है, वो भी अपने डिमीनर की वजह से और गायकी, वो लता मंगेशकर जी। आई फील दीज टू आर माई म्यूजिकल फादर एंड मदर। डू यू थिंक आजकल जिस तरह से आपने नाम लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के, ये पर्सनालिटी कल्ट ऑफ सिंगर्स कम हो गया है, खत्म हो गया है ऑलमोस्ट? व्हाट हैज चेंज्ड? मेरा ये मानना है कि कला तो है किसी भी फील्ड में, व्हाट मेक्स अ पर्सन लॉन्ग लास्टिंग इज द पर्सनैलिटी बिहाइंड इट। उसकी सोच, कला उसको एक जगह पे पहुंचाती है, उसकी ग्राउंडिंग जो होती है वो उसका कैरेक्टर बनाता है, आप में कितनी हिम्मत है। मेरा मानना ये है कि यू हैव टू बी वेरी मैलिएबल, जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ वैसे बन जाओ। यू ऑल्सो शुड प्रोवाइड एन एटमोसफेयर पीपल वुड वांट टू वर्क विद यू, और ये माहौल आर्टिफिशियल सुपरफिशियल तरीके से नहीं बन सकता। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आप लंबा चलेंगे। तो लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं मेरे ख्याल से लोग जो अपने पीक में इंप्रेशन इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग, पीपल वांट टू बी विद देम, पीपल वांट टू वर्क विद देम। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लंबा चले हैं, इंक्लूडिंग यू। आई थिंक पीपल वुड नॉट बी वांटिंग टू वर्क विद यू इफ यू आर ऑब्नॉक्शियस ह्यूमन बीइंग। एक्टिंग भी किया आपने एज अ स्मॉल किड? जी, एज अ चाइल्ड। मास्टर सोनू बेताब में किया था। बेताब में कामचोर, उस्तादी उस्ताद से। हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? हम 80 में बॉम्बे आ गए थे, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में तब आया था। तो अब बॉम्बे में पापा अपने लिए कुछ कोशिश कर रहे थे, और पापा के बस में नहीं था अपने लिए कुछ करना, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ सकते हैं, अपने लिए नहीं ऐसे रहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो। बट मेरे पापा ने मेरे लिए किया है, मेरा बेटा इसको सुन लीजिए, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, जो वेरी अनलाइक माई फादर। तो उन्होंने वो सब किया मेरे लिए।
तो उस समय हम जब बॉम्बे में थे तो मैं थोड़ा गाता, उस समय तो मैं दिल्ली मेलोडी गा रहा था, तो लोग जानते थे कि एक तेज़ सा बच्चा है जो एक्टिंग करे तो अच्छा हो जाएगा शायद, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत फिल्में की, एक्टिंग की। अन्नू मलिक ने आपको कहाँ पर देखा था, किसी फंक्शन में? जी, एक बहुत फेमस होता है कंपटीशन, ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप कंपटीशन, बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे होता है। उसमें मैंने सब जूनियर्स में गज़ल्स में पार्टिसिपेट किया था। आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट। तब मैंने गज़ल गाई थी एक, तो अनु जी अपने बड़े बड़े बाल लेके वहाँ पे लंबे से ऐसे गोरे चिट्टे बैठे हुए थे और उनसे कहा था यार मेरी लॉटरी कुछ ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि मेरी लॉटरी चल जाए, और आप उनके साथ गए थे। उन्होंने बोला कि अरे आप लॉटरी वोटरी क्या ले रहे हो, ये आपकी लॉटरी है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर ये लॉटरी हो जाएगी। हम शो के इतने आगे बढ़ चुके हैं, पिछले इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट आपकी बात हमारी सिर्फ आपके पिताजी की हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू योर फादर एब्सोल्युटली, देन टू योर सिंगिंग। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमेशा। और आप घर पे काम करते थे, अपना खुद ही बर्तन धोते थे, पोछा खटका मारते थे, और लोग कहते थे गुड लुकिंग सर्वेंट है किसी का। हम लोग जब यहीं मुंबई में मेफेयर अपार्टमेंट से वहाँ रहते थे, तो मैं झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, खाने की रेसिपी मम्मी से पूछता था, तो मैं खाना बनाता था, बर्तन खुद मांजता था। तो नीचे लड़कियाँ घूमती थी ऐसे, तो बाहर एक दोस्त था जिसकी दुकान थी, अजय नाम का, तो मुझे कहते सोनू एक बार ये लड़की आई थी तो पूछ रही थी जैसे यार ये उस घर में वो गुड लुकिंग सर्वेंट कौन है जो बर्तन मांजता रहता है रात को। आपको काफी वो डमी सिंगर क्या कहते हैं हाँ उनको? जी, वो ये था कि जब वो मेन सिंगर नहीं मिलता, हाँ, तो किसी फॉर द सेक ऑफ शूटिंग करेक्ट किसी और सिंगर से करवाते, जो अभी भी ऐसा होता है। तो एक गाना था, कंपोजर थे अमर हल्दीपुर जी और उत्पल जी जो अब नहीं रहे, उत्पल विश्वास, मुझे मिलाया था उषा खन्ना जी ने। उषा खन्ना जी का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। मगर 1942 लव स्टोरी, हाँ वो भी उसके पहले का, उसमें आपको वो क्या हुआ था 1991 में हम लोग जब आए थे यहाँ पे, तो 92 तक कुछ नहीं हो पा रहा था हमारा। तो 92 की बिगिनिंग में हम लोग गए दिल्ली में शोज करने के लिए कि कुछ पैसा तो कमाएं, यहाँ तो खत्म हो गया था सारा पैसा। तो 2-2.5 महीने बाद वापस आए, और मधुर ध्वनि एक स्टूडियो था, उसके संपत जी थे, उन्होंने मुझे बोला अरे सोनू तेरी किस्मत खराब है यार, तेरे को पंचम दान ढूंढ रहे थे यार। मैंने बोला क्या? हाँ उनकी फिल्म आ रही है कोई यार, तू जा, तू अभी जा, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है फिल्म, बॉम्बे फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम वहाँ गए, वहाँ ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा बैठे हुए हैं, पंचम दा बैठे हुए हैं। तो पंचम दा मुझसे पहले मिल चुके थे, उनको मैं बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला अरे अरे झाड़ू झाड़ू, ये लड़का बहुत कमाल का है, बहुत कमाल लड़का, बहुत कमाल लड़का है। तो मैं खड़ा होकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे कुमार शानू जी का वेट हो रहा था। एक दिन पहले वो आए थे, विद्यु जी ने उनको भगा दिया था किसी वजह से, तो हमें उम्मीद थी कि वो नहीं आएंगे, तो मैं गा दूंगा, ऐसे कुछ हो गया। फिर अचानक शोर मचा, शानू हो गए। देखा तो आए, बोला दादा बोलो दादा क्या अभी चलो करें दादा रिकॉर्डिंग करें। अरे मैंने बोला अपना चांस गया। तकलीफ हुई थी उस दिन जिस दिन शानू साहब पहुंच गए थे? नहीं, मुझे तकलीफ उसके बाद में हुई थी। वो जो गाना मैं आपको कह रहा था आग लगे सावन को, तो उसके बाद मैंने एक और गाना डमी गाया था, और फिर काम ही नहीं बन रहा था हमारा, काम ही नहीं है, वेट किया जा रहा है, एक दिन हफ्ता महीना बीत गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, इट वाज वेरी स्लो, लाइफ वाज टू स्लो एट दैट पॉइंट। तो बड़ी उम्मीद से एक बार मैं सुदीप स्टूडियो में गया टी सीरीज़ के, और मैंने वहाँ से पूछा उनसे कि मेरा गाना जो 2 शूटिंग हुए थे, तो भाई मिश्रा जी रिकॉर्डिस्ट थे जो मर गए बेचारे, वो कहते हैं बेटा वो गाना अभी डब हो गया, गाना डब हो गया। और था तो मैं बच्चा ही उस समय, मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे आज तक वो दिन याद है, 2nd फ्लोर से मैं उतर रहा था, सुदीप स्टूडियो के टी सीरीज़ का स्टूडियो था खार में, 1st फ्लोर की स्टूडियो के बीच में रुका, और मैं फूट फूट के रोया, जैसे नाक निकलने में रोना होता है ना, वैसे ऐसे बोल रोया। मैं बोल रहा हूँ भगवान, इतना अच्छा गाने के बाद में भी अगर मेरा गाना नहीं रह सकता तो शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं अभी, ये लगता है मेरा टाइम नहीं आया अभी। मैंने उषा खन्ना जी को फ़ोन किया, मैंने उषा जी मैं आ जाऊँ? तो उषा कहती हाँ बेटे आजा बेटा। तो मैं गया उनके पास में, मुझे खूब प्यार किया, चिंता नहीं बेटा तेरा टाइम आएगा, तू बहुत अच्छा गाता है, टाइम आएगा तेरा। सो इसीलिए मेरे लिए दिल में इनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस समय सर पे हाथ रखा जब मुझे अकल ही नहीं थी दुनिया की। दे जस्ट एक्चुअली पुश्ड मी कि आगे बढ़। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। Which was that one song which changed your life? Fortunately, my life kept changing in different stages. I'll tell you how. My first exposure to subtle fame was
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, वो जो बेवफा सनम एल्बम आई थी उसमें वो जो गाना था वो हिट हो गया था, जिससे मेरे को थोड़े से शोज में पैसे बढ़ गए थे मेरे। पर फिल्मी गाने नहीं मुझे मिलते थे उस समय भी, तो मेरे करियर स्टार्ट नहीं होता। आई स्टार्टेड डूइंग वर्जन्स, भजन, राजस्थानी गाने, मराठी गाने, उड़िया गाने, ये गाने वो गाने खूब सारे किए, नेट प्रैक्टिस हो गई बहुत सारी मुझे। फिर समा बदला, एक म्यूजिकल चैनल शो आया था, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदली। उस शो के माध्यम से मैं लोगों के घर पे पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। उसके बाद कुछ गाने आए जिन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में डाला। पहला था संदेश से आते हैं बॉर्डर का, जिसने मुझे लोगों को सिंसियर सिंगर बोला कि हाँ भाई सिंसियरली गाता है। इमीडिएटली 3 महीने के बाद में परदेश का ये दिल ठाक दीवाना, ये संदेश से आते हैं और ये परदेश, ये की सिंगर गा रहा है। यहाँ से विश्वास बढ़ा कि यार तो इसका कुछ है, इसका कुछ एक मीटर यहाँ से वहाँ तक चलता है इसका। देन एक के बाद एक गाने आए, फिर सूरज हो मध्यम, फिर कल हो ना हो, उसने एक कैटapult किया, और फिर अभी मुझ में कहीं जो अभी आया। आई थिंक दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ माई लाइफ। बट आप वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेबैक सिंगर्स हैं जिनकी लड़कियां बहुत फैन हुई। आप शायद इजराइल कहीं गए थे कभी? मुझे लगा था कि अभी थोड़ा सा फेमस हो रहा हूँ, ठीक है, तब नया नया टेलीविज़न शो स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इजराइल में मेरे कोई चाहने वाले हो सकते हैं। तो मैं पीछे जा रहा था, मेरे से सुदेश भोसले जी थे और आगे चंकी पांडे चल रहे थे। अचानक मुझे आवाज़ आई, चंके चंके, लड़कियाँ चिल्ला रही चंकी चंकी, और मैं अपना लगेज का ट्रॉली लेके देख रहा हूँ कि ये होता है एक्टर्स यार, तो सिंगर्स को कहाँ ये सब नसीब होता है। और मैं करते जा रहा हूँ आराम से, अचानक मुझे लगा कि कुछ हड़कम मचा हुआ है आसपास। वहाँ से आवाज़ ऐसी आवाज़ आई, तो वो सब लड़कियाँ वो सारी हटके मेरे पे कूदी, और जो मुझे मज़ा आया अनुपम जी इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस। यू आर अ ग्रेट मिमिक। मैंने आपको एक बारी देखा था किसी फंक्शन में, आपने कुछ गायक लोगों की बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दिया था उनको। जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं, कि जो काम करता है उसके काम का अक्स उसके पर्सनालिटी में आता है, काम का अक्स। आई एम श्योर जो लोग बहुत फिजिकली मुश्किल काम करते हैं वो कि ऐसे लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। वैसे जो लोग थोड़े से नज़ाकत वाला काम करते हैं उनकी लैंग्वेज में नज़ाकत भी आ जाती है। तो वैसे ही अगर कोई संगीत वाद्य को बजाने वाला कोई इंसान है तो उसका वो वाद्य मैंने देखा है, वो उसकी गले में आता है। अच्छा, जैसे सारंगी, और अब नहीं रहे मरहूम उस्ताद सुल्तान खान साहब, सारंगी साज की आवाज़ है, ऐसी की आवाज़ है उसकी, तो सुल्तान खान साहब की गायकी में वो आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं आपको ये एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, डोंट लेट पीपल चेंज यू। नो नो नो, मैं थोड़ा अंदर हो गया हूँ। हाँ, कैमरा बाहर से अंदर हो गया। मुझे भी पिछले 1-2 सालों से लगा कि आप जो हैं अंदर चले गए हैं। थोड़ा वो बट व्हाई? लगा बहुत मिल लिया सबसे। देखिए, 2 चीजों से होता है ऐसा, या तो लोग डिसअपॉइंट करते हैं, आप लोगों की से अपेक्षा होती है, देन यू फील सैड एंड हर्ट, पीपल हर्ट यू। नहीं, ऐसा इतना नहीं हुआ होगा, और ये भी नहीं है कि हम कभी जिंदगी में किसी से हर्ट हुए नहीं, लेकिन हर्ट होने के बाद में ब्लेम दूसरे पे नहीं करता मैं। अपने आप को लगा कि यार कुछ तो तूने किया है गड़बड़। पहली बार इंसान पैसा देखता है, कामयाबी देखता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता ही है। हुआ होगा मेरा भी, मैंने भी देखा कि यार कहीं कहीं मैंने आई हैव रब्ड पीपल द रॉन्ग वे, कहीं कहीं मैंने आई कुड हैव बीन काइंडर। एहसास तो हो गया, कम से कम अंदर से माफ़ी मांग लिया अपने आप से और उस इंसान की आत्मा से भी कि यार गलती हो गई, मैं सॉरी कर। जो मैं 15 साल 10 साल पहले कर रहा था, आज मुझे लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं था। तो इसका मतलब जो मैं अब कर रहा हूँ वो मुझे 10 साल बाद कचोटेगा कि यार ये तूने गलत किया। यू हैव टू स्पीडन अप योर लेवल ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए मैं अंदर घुसा थोड़ा अपने आप में। सोनू, आपके बेटे बहुत टैलेंटेड है। अच्छा बच्चा है वो, टैलेंटेड तो उससे भी बहुत अच्छे लोग बच्चे देखे हैं मैंने बहुत। ही इज़ अ वेरी गुड किड।
मैंने अभी कॉल किया उसको, वो मुझे छोटू बोलता है, मैं भी छोटू बोलता हूँ। अच्छा। छोटू छोटू चलता है। छोटू, हाँ छोटू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? ऑफिस में बैठा हूँ। अरे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। ओ घर पे कब आओगे? ये चलता है हमारा। उसका अच्छा होना, उसका श्रेय आपको जाता है या आपकी वाइफ को जाता है? इक्वली जाता है, क्योंकि उसको हमें एक बिगड़ा हुआ फिल्मी बच्चा नहीं बनाना। आई जस्ट थॉट कि इसको जितना हो सके थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखें अपना। एक बात बताइए, निवान में आप अपने फादर का क्या चाहेंगे और अपना क्या चाहेंगे? मेरे फादर का कैरेक्टर, मेरे फादर की जो एक खुदारी है वो बहुत कमाल की चीज़ है। ईमान के बड़े पक्के हैं। और सबसे बड़ी खासियत पापा में है, जो मेरे ख्याल से मुझ में भी है, वो ये है कि हम लोग सिंपलेस्ट मीन्स में जी सकते हैं। हम लोग को ये नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। बट पापा वैसे थोड़ा छुपे हुए रहते हैं। आई एम स्टिल एक्सट्रोवर्ट। So that you will want both the qualities. I want him to be having both the qualities. Yeah. हमारे शो में एक सेगमेंट है जिसमें हम हमारे मेहमान से पूछते हैं कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट हो जिसको देखकर आपको ऐसा महसूस हो कि अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अरे सर, ऐसे इतने सारे लोग सिंगर बने कि सोचता हूँ अगर वो सिंगर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? ये तो आपने बता दिया। मेरे साथ में 1973, मेरे पैदा होने से पहले फरीदाबाद में पहली बार टीवी आया। मैं मम्मी के पेट में हूँ, मम्मी ने टीवी पहली बार देखा है और देखा लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं। और मम्मी ने देख के बोला, हाय इनकी मम्मी को कैसे लगता होगा ना कि मेरी बेटी लता मंगेशकर है, कितना मज़ा आया अगर मेरा भी ऐसा बेटा हो जाए। हर होल थॉट वाज कि मेरा बच्चा जो है पेट के अंदर, ये भी कुछ ऐसा बने जो ये जैसे इनकी माँ को लग रहा होगा वैसे मुझे भी लगे ये चीज़। और उसके कई सालों के बाद में लता जी का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ एक रेडियो चैनल में, और उनको मैं ये बात बता रहा हूँ। वाह! अगर आप सोचें कि ये एक छोटी सी कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वांटम लीप है। आई एम वेरी क्लोज टू लता जी, शी इज वेरी क्लोज टू मी। हमारा व्हाट्सएप का भी रिश्ता है। अच्छा। हमारा आपस में इतना रिश्ता है कि हम लोग जोक्स, वंडरफुल, लता जी इज ऑन व्हाट्सएप। जी मेरे साथ में जोक्स भेजती हैं मुझे, मैं उनको वीडियोस भेजता हूँ, जोक्स भेजता हूँ। तो हमारा इतना प्यार है आपस में, इतना उनका मुझे प्यार करती हैं वो। सो दैट्स अ क्वांटम लीप। तो अगर वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह, वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। दोस्तों, अब वो मौका आ गया है आप में से किसी एक को स्टेज पे बुलाने का और सोनू निगम साहब से और मुझसे बातें करने का। तो देखते हैं कौन है आज का भाग्यशाली व्यक्ति। सोनू, इसमें कुछ नाम पड़े हैं, आप उसमें से एक नाम निकालिए, पढ़ के सुनाइए। और टॉप में से निकालता हूँ। नॉर्मली लोग अंदर से हाथ डालते हैं, आप ऊपर करवाते हैं, जो टॉप में पड़ा हुआ। रोहन। रोहन, रोहन बेटा मैं भी हूँ। अच्छा, बैठो बैठो। रोहन, माइक पकड़ लो। क्या करते हो बेटा रोहन? मैं अभी 12th का एग्ज़ाम दिया मैंने अभी। अच्छा। और गाना सीखता हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सोनू जी का। मुझे बहुत खुशी है मैं आज आपके सामने हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? डोंबिवली। डोंबिवली? डोंबिवली से आए हो यहाँ? या। और आप सिंगर बनना चाहते हो? हाँ। बचपन से गाते हो? हाँ, बचपन से गाता हूँ मैं, सब परक्यूशंस बजाता हूँ, फ्लूट बजाता हूँ और गाता हूँ। इससे पहले कि आप सोनू से सवाल पूछें, मैं आपसे एक गाना सुनना चाहता हूँ। आप हमारे दर्शकों को गाना सुना सकते हैं? हाँ, मुझे इन्हीं के साथ गाना है, इनका गाना अभी मुझ में गई। अच्छा, आप गाओ, मैं साथ में गाता हूँ आपके, आप गाओ। देखो सपने कैसे पूरे होते हैं। क्या पूछना चाहते हो आप सोनू से? यूजुअली एक डुएट सॉन्ग के लिए मेल सिंगर और फीमेल सिंगर चाहिए होते हैं, पर आप ऐसे सिंगर हो जो फीमेल की आवाज़ भी निकाल लेते हो, तो मुझे कुछ ऐसा आपसे सुनना है। आपको सोनू की कुछ पसंदीदा चीजें हम गिफ्ट में देना चाहते हैं। रोहन, क्या थैंक यू सर, थैंक यू। आइए।
Thank you. Thank you, beta. God bless you. All the best. मैं बहुत देर से सोच रहा था जी जिस शख्सियत के बारे में हमने आज इतनी बात की है मैं उनको स्टेज पर ना लेकर आऊं अच्छा, आपको मालूम पड़ गया। ये बहुत गुस्ताखी होगी। आई विल रिक्वेस्ट अगम निगम साहब टू प्लीज कम ऑन स्टेज। बैठिए, ये माइक लीजिए। आज के पूरे शो में 90% बातें आपके बारे में। हाँ, वही मैं सुन रहा था। तो इसमें उपलब्धि आपकी नहीं है, इनकी है। क्या बनाया आपको भगवान ने? एक्चुअली ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वाह। जो मैंने ख्वाब देखे थे बचपन से, तो डेस्टिनी होती है। तो मैं पूरे वो सारे नहीं कर सका, कुछ कर सका। जी, इज इट पॉसिबल टू हैव अ सॉन्ग फ्रॉम बोथ ऑफ यू? आपके घर पे बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारे आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले होंगे। हमारे जितने भी जज्बात हैं हम एक इस कागज में लिख के रख देते हैं, और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अगर आपके घर में ये आपके शान की शोभा बढ़ा सके तो विल बी वेरी हैप्पी। आइए, आप भी आइए सर। संगीत जगत के सबसे अनूठे व अनमोल रत्न सोनू निगम, आपको हमारा सादर प्रणाम। आप ऊपर वाले का रचा एक करिश्मा है जिसे सृष्टि में खुशी व संतुष्टि प्रदान करने के लिए भेजा गया है। आपकी प्रतिभा त्रुटिहीन है और आपकी मधुर आवाज अमूल्य। इतनी कम उम्र में सफलता पाने के पश्चात आपकी नम्रता आपकी पुनीत आत्मा का प्रमाण है। इस भटके समाज में आप संगीत का असली मूल्य बरकरार रखिए, यही हमारी आशा है। अनुपम खेर। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा अगम साहब, ये अवार्ड आप हमारी तरफ से सोनू को दीजिएगा। थैंक यू सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सोनू निगम से ये मुलाकात आपके लिए यादगार बन गई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए कि ऊपर वाले ने कामयाबी की सीढ़ी सबके लिए बनाई है। बस किसी की सीढ़ी में कदम कम है तो किसी की सीढ़ी में ज्यादा, पर आप बस बेखौफ अपनी सीढ़ी चढ़ते रहिए। मुकाम कभी भी आ सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।